हेलो एवरीवन, वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे रेडियोग्राफिक टेस्टिंग के बारे में, यानी कि आरटी के बारे में। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग क्यों करते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रेडियोग्राफिक टेस्टिंग क्या होती है। ये हमारा एक एनडीटी का मेथड होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण मेथड होता है, जिसकी हेल्प से हम टेस्टिंग करते हैं। पाइपलाइन की टेस्टिंग करते हैं, एरोस्पेस के पार्ट की टेस्टिंग करते हैं, स्ट्रक्चर की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, बॉयलर की टेस्टिंग करते हैं और भी बहुत सारे हमारे कंपोनेंट होते हैं, या हम कहें कि बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनकी हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। और हम जानते हैं कि हम एनडीटी क्यों करते हैं, या जो एनडीटी में मेथड है इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डिफेक्ट को डिटेक्ट करना होता है। अगर हमारे मटेरियल के अंदर डिफेक्ट जाएगा तो इन फ्यूचर कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए हम रेडियोग्राफिक टेस्टिंग करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग करते हैं, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग करते हैं, पीएयूटी करते हैं जिसको हम पॉट कहते हैं, टीयूएफटी करते हैं। तो हम अभी जो फोकस करेंगे वो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग पे करेंगे। जो रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है इससे हम सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक तीनों ही जगह के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने सीखा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में भी हम क्या करते हैं, सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूम तीनों ही जगह के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम जो आरटी या फिर यूटी करते हैं वो मेनली इंटरनल डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम के डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूटी या फिर हम आरटी करते हैं। ये हमारी थोड़ी महंगी टेस्टिंग होती है, आरटी हो गई या फिर यूटी हो गई। अगर हमें सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को पता करना है तो उस केस में हम डीपीटी या फिर एमपीटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो हमारी सस्ती टेस्टिंग है। अगर हम हर एक मटेरियल पे महंगी टेस्टिंग करेंगे, जो कॉस्टली टेस्टिंग है, तो हमारे मटेरियल की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर है मार्केट में जो बैठा हुआ है, अगर वो हमसे सस्ती चीज देगा और सेम चीज है, तो फिर हमें क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए हमें देखना पड़ता है कि किस टेस्टिंग मेथड से हम आसानी से डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकें। वो चीज अलग है कि डीपीटी और एमपीटी के थ्रू हम सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम यूटी या फिर आरटी की तरफ भी जा सकते हैं। तो एक तो कंडीशन हमारी होती है आरटी करने की कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट, दूसरी होती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। क्योंकि यूटी और आरटी से हम तीनों ही जगह के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं, चाहे सरफेस में डिफेक्ट हो, सब सरफेस में या वॉल्यूम में, तो यूटी से भी कर सकते हैं और आरटी से भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह अराइज होता है कि यूटी कब करें और आरटी कब करें। अगर हमारा रफ सरफेस वाला मटेरियल है तो हम जानते हैं कि उस कंडीशन में हम यूटी नहीं कर सकते, क्योंकि यूटी करने के लिए हमारे पास में जो सरफेस होना चाहिए वो प्लेन होना चाहिए। अगर रफ सरफेस है तो हम इस पे यूटी नहीं कर सकते हैं। हम किसकी तरफ जाएंगे, हमारे रेडियोग्राफिक टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। एक तो ये रिक्वायरमेंट होगी कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट, दूसरी होती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। क्लाइंट को आरटी कराना है, हमारे पास में प्लेन सरफेस वाला मटेरियल है या पाइप है। जब पाइप है तो हमारे प्लेन ही होते हैं अधिकतर, तो उस केस में क्लाइंट ने बोला है कि मुझे आरटी कराना है, यूटी नहीं कराना है, तो हम क्या कर देंगे, आरटी उस मटेरियल पे कर देंगे। बेसिक तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है आरटी करने के लिए। हमारे पास में सोर्स होना चाहिए जिसको हम रेडियोग्राफिक सोर्स बोलते हैं, दूसरा हमारे पास में स्पेसिमेन होना चाहिए, और तीसरा हमारे पास में रेडियोग्राफिक फिल्म होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें हमारे पास में अवेलेबल हैं तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, आरटी कर सकते हैं। जिस तरीके से, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जिस तरीके से मेडिकल फील्ड में हम एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, ये हमारे मैकेनिकल फील्ड का एक्सरे, जिसको हम टेक्निकली रेडियोग्राफिक टेस्टिंग बोलते हैं। अगर हम मेडिकल फील्ड में एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल चेस्ट का एक्सरे कराने के लिए जाना है, तो जब हम मेडिकल फील्ड में जाते हैं या हम कहें कि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां पर भी बेसिक तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि रेडियोग्राफिक सोर्स होता है, स्पेसिमेन होता है और फिल्म होता है, जिसको हम रेडियोग्राफिक फिल्म बोलते हैं। जिसपे हमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मिलती है उसको हम फिल्म बोलते हैं। तो वहां पर भी बेसिक तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सोर्स, जो हमारी मशीन है उससे रेडिएशन निकलती है, जैसे कि एक्सरेज का यूज किया जाता है मेडिकल। तो एक्सरेज हमारे लिए क्या हो जाती है, रेडियोग्राफिक
सोर्स हो जाता है। स्पेसिमेन की बात करें, या तो हम अपना एक्सरे कराते हैं या फिर किसी एनिमल का कराते हैं, तो स्पेसिमेन हम या फिर कोई एनिमल हो जाता है। तीसरी चीज हमारी रेडियोग्राफिक फिल्म होती है। अगर ये तीन चीजें अवेलेबल है तो हम रेडियोग्राफी करा लेते हैं, यानी कि मेडिकल में हम कहते हैं कि एक्सरे करा लेंगे। फिर हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मिलती है। सेम वैसे ही हमारा मैकेनिकल फील्ड में एक्सरे करते हैं, जिसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, रेडियोग्राफिक टेस्ट। तो आरटी से हम हमारे मटेरियल में सरफेस में डिफेक्ट हो या फिर सब सरफेस में डिफेक्ट हो या वॉल्यूम में कहीं पर भी डिफेक्ट है तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम मेडिकल टर्म की तरफ चलते हैं और वहां से चीजें समझते हैं, फिर हम अपने मैकेनिकल की तरफ लौटेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम एक्सरे करा के आए और चेस्ट का एक्सरे कराए, ठीक है, तो हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मिलती है। हमने जब चेस्ट का एक्सरे कराया तो कुछ इस तरीके की हमें पिक्चर मिलती है। हमारी जो बोन होती है ये व्हाइट कलर की दिखाई देती है, और ये जो हमारा पोर्शन होता है ये ब्लैक कलर का दिखाई देता है, या हम कहते हैं डार्क कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और इसके पीछे एक लॉजिक होता है, या हम कहेंगे इसके पीछे एक साइंस होती है। बोन जो है वो हमें व्हाइट कलर की दिखाई देती है, और जो हमारा मसल्स वाला एरिया होता है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। और ये क्यों दिखाई देता है? डेंसिटी एक वजह होती है। अगर हम बोन की डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो मसल्स वाला एरिया है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। एक्सपोजर, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो चीज रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी, तो हम उससे कह सकते हैं कि उससे रेडिएशन कम पार हो। और जब रेडिएशन कम पार होंगी, पीछे हमारी फिल्म लगी होती है तो उस पर रेडिएशन कम पड़ेंगी, जिसकी वजह से उतने एरिया में वाइटनेस आती है। इसलिए जो हमारी बोन है वो व्हाइट कलर की दिखाई देती है, और जो मसल्स वाला एरिया है वो ब्लैक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उससे रेडिएशन ज्यादा पार हो जाती है। क्योंकि मसल्स की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और उससे एक्सपोजर कैसा होता है, ज्यादा होगा। इससे एक्सपोजर का मतलब कि रेडिएशन ज्यादा पार होती है। जब रेडिएशन ज्यादा पार होंगी तो हमारी इमेज जो बनती है वो ब्लैक या फिर डार्क बनती है। ये रीजन होता है हमारी बोन व्हाइट कलर दिखने का, और जो मसल्स वाला एरिया है वो डार्क दिखने का या फिर ब्लैक दिखने का। जो हमें फिल्म मिलती है उस पर हम जनरली उसको एक्सरे बोलते हैं, लेकिन वो क्या होती है, टेक्निकली रेडियोग्राफिक फिल्म होती है। उस पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मिलती है। जब हम एक्सरे कराने के लिए जाते हैं तो वो टाइम देते हैं कि आधे घंटे में मिलेगा, 45 मिनट में मिलेगा। वो ये रीजन होता है कि उस पर एक प्रोसेसिंग होती है, कुछ केमिकल में उसको वॉश किया जाता है, फिर उसके बाद में हमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मिलती है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं इस फिल्म का तो किस तरीके से हमें चीजें दिखाई देती हैं। देखिए, फ्रैक्चर अगर हमें देखना है तो फ्रैक्चर की दो कंडीशन होती है। एक तो हमारी बोन हट जाए, डिस्प्लेस हो जाए, दूसरी होती है कि एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी चढ़ जाती है। एक ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब होगा क्या, जब हमारी जो बोन है वो उसमें गैप होगा तो उतने एरिया से रेडिएशन ज्यादा पार होगी, और हम जानते हैं कि रेडिएशन ज्यादा पार होती है तो उतने एरिया में डार्क या फिर ब्लैक कलर का हमें दिखाई देगा। जैसे मान लेते हैं ये वाली बोन है, इसमें डिस्प्लेस हो गई हड्डी, तो क्या होगा कि यहाँ पर कुछ डार्कनेस दिखाई देगी, कुछ गैप दिखाई देगा, और हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, फ्रैक्चर है। दूसरी कंडीशन होती है, इस वाली बोन में मान लेते हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। जब एक दूसरे के ऊपर बोन चढ़ जाएगी तो वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जब डेंसिटी डबल हो जाएगी तो वो डबल रेडिएशन को क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी, जिससे इधर की वाइटनेस में और यहाँ की वाइटनेस में क्या होगा, अंतर होगा, और हमें समझ में आ जाएगा कि ये वाली कंडीशन है, बोन एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई। इसी मैकेनिज्म को यूज किया जाता है हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अब उसको समझ लेते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास में स्पेसिमेन है, और हमारी पीछे क्या लगी हुई है, फिल्म, रेडियोग्राफिक फिल्म लगी हुई है। यहाँ पर हमारा सोर्स होता है। हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दो प्रकार के सोर्स का यूज किया जाता है। वो एक्सरेज हो सकती हैं या फिर गामा रेज हो सकती हैं। ये रेडिएशन हमारे मटेरियल पर पड़ेंगी
और जाके कहाँ पर पड़ेंगी, फिल्म पे। फिर फिल्म पे एक प्रोसेसिंग की जाती है, हम कह सकते हैं कि फिल्म को धुला जाता है कुछ केमिकल में, फिर हमें जाके एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मिलती है, फिर हम उसका क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये सोर्स है, इस पे जाके हमारी क्या पड़ेंगी, रेडिएशन पड़ेंगी। अगर इस मटेरियल में हमारे डिफेक्ट नहीं है, या हम कहें कि इस मटेरियल की डेंसिटी हर एक जगह पे सेम है, तो हमें सेम इमेज मिलेगी, कोई भी हमें बदलाव उसमें नहीं मिलेगा, कोई भी डार्कनेस या वाइटनेस नहीं आएगी, बिल्कुल सही तरीके की हमें इमेज मिल जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहां पर कोई होल है बीच में, अगर होल होगा तो इसका मतलब वहां एयर है, और जब एयर है तो हमें पता है कि जहां पर होल होगा उस पॉइंट से हमारी रेडिएशन ज्यादा पार होगी। अगर उस पॉइंट से रेडिएशन ज्यादा पार होंगी तो हम जानते हैं कि ज्यादा अगर रेडिएशन पार हो रही है तो हमारी फिल्म के अंदर डार्कनेस आती है या ब्लैक इमेज बनती है, और जिस जगह से रेडिएशन कम पार होती है तो हम जानते हैं कि वहां पर व्हाइटनेस आती है। तो इस जगह से रेडिएशन जब ज्यादा पार होंगी तो कुछ इस तरीके की हमारी इमेज बनेगी, और हम समझ जाएंगे कि यहां पर कोई इस प्रकार का होल है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहां पर डिफेक्ट कुछ इस तरीके का है, तो बिल्कुल उसी तरीके की हमें क्या मिल जाएगी, एक रियल इमेज मिल जाएगी, और हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर डिफेक्ट कुछ इस प्रकार का। अगर कोई क्रैक है इस तरीके का तो हमें क्रैक इस तरीके का डार्क दिखाई देगा, क्योंकि एक गैप होता है, वहां से रेडिएशन ज्यादा पार होती है, और हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का क्या है, डिफेक्ट है। तो बेसिक 3 चीजों की रिक्वायरमेंट मेडिकल फील्ड में भी थी, और बेसिक 3 चीजों की रिक्वायरमेंट हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी अंदर है, कि हमारे पास में सोर्स होना चाहिए, स्पेसिमेन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रेडियोग्राफिक फिल्म होना चाहिए। मेडिकल फील्ड में हम ओनली एक्सरेज का यूज करते हैं, लेकिन मैकेनिकल फील्ड में हम एक्सरेज का भी यूज करते हैं, और साथ में गामा रेज का भी यूज। अगर हम एक्सरेज का यूज करके आरटी कर रहे हैं तो हम उसको एक्सरे रेडियोग्राफी बोलते हैं, अगर हम गामा रेज का यूज करके आरटी करते हैं तो हम उसको गामा रे रेडियोग्राफी बोलते हैं। गामा रेज का यूज मेडिकल फील्ड में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये बॉडी के लिए कैसी होती है, हार्मफुल रेडिएशन होती है, इसलिए ओनली एक्सरेज का यूज किया जाता है। एक्सरेज भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर एक्सरेज हमारी बॉडी में पड़ती है तब वो नुकसान करती है। अब जैसे ये मटेरियल है, अब मटेरियल पे एक्सरेज मारो, गामा रेज मारे हम या डालें इस पे, तो क्या होगा, मटेरियल तो नॉन लिविंग थिंग है, तो इसको तो कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है। अगर हम एक्सरेज यूज करके आरटी करते हैं तो उसको एक्सरे रेडियोग्राफी बोलते हैं, गामा रेज का यूज करके अगर हम आरटी करते हैं तो उसको गामा रे रेडियोग्राफी बोलते हैं। अब जैसे एक्सरेज में क्या डिफरेंस है, या फिर हम कहें कि एक्सरेज और गामा रेज में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एक्सरेज और गामा रेज में जो डिफरेंस होता है, सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि ओरिजिन का, एक्सरेज का ओरिजिन कुछ और है, गामा रेज का ओरिजिन कुछ और है। एक्सरेज हमें पावर सोर्स से मिलती हैं, यानी कि हम एक हाई वोल्टेज देते हैं, एक करंट फ्लो करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तब जाके हमें क्या मिलती है, एक्सरेज मिलती है। अगर हम गामा रेज की बात करें, गामा रेज जो हमें मिलती हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलती है, यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप से मिलती है, जिसका भी एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है, दैट एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट का इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा यूज होता है इरिडियम 192, इरिडियम 192। अब इरिडियम 192 से कैसे हमें गामा रेज मिलती है, तो जो इरिडियम 192 है, या फिर कोबाल्ट 60 है, सेलेनियम है, सीजियम है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये 2 एलिमेंट का ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि हम सिलेक्शन इस तरीके से करते हैं कि जो हमें जो एलिमेंट है वो हमें इजीली मिल जाए, जो हमारी बॉडी के लिए कम हार्मफुल हो, कॉस्ट भी उनकी कम हो, ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में ही हम उन एलिमेंट का सिलेक्शन करते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जब हम गामा रे रेडियोग्राफी करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इरिडियम 192 का यूज होता है, और कोबाल्ट 60 का भी होता है। अब इरिडियम 192 से कैसे हमें गामा रेज मिलती है, तो ये एलिमेंट जो होता है इरिडियम 192, ये अनस्टेबल होता है, और कोई भी एलिमेंट अगर अनस्टेबल है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि कुछ एनर्जी को एमिट करता है, या हम कहें कि कुछ एनर्जी रिलीज करता है।
जब वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है तो उसमें अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती है। अब अल्फा और बीटा का हम यूज नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो बहुत कम होती है। अल्फा रेज की बात करें, वो एक पेपर को पार नहीं कर सकती, और हम जानते हैं कि बेसिक 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है, सोर्स होना चाहिए, स्पेसिमेन होना चाहिए, फिल्म होना चाहिए। अब ये फिल्म पीछे लगी हुई है, जब इसको रेडिएशन पार करेंगे तभी तो फिल्म पे रेडिएशन हमारी पड़ेगी, तभी हमें क्या होगा कि प्रोसेसिंग करने के बाद में एक इमेज मिलेगी। अब अल्फा रेज एक पेपर को पार नहीं कर पा रही है, और हमारा कोई भी मटेरियल है तो फिर उसको कैसे पार करेंगे? हमारी फिल्म पे जाके रेडिएशन नहीं पड़ेगी, उसमें कोई भी इमेज नहीं है। ऐसे ही अगर बीटा रेज की बात करें तो उसकी भी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, वो पेपर को तो पार कर जाएगी, अगर कोई एल्यूमिनियम की शीट है तो उसको पार नहीं कर पाएगी। जब पार नहीं कर पाएगी तो हमें इमेज नहीं मिलेगी। अगर हम गामा रेज की बात करें तो गामा रेज के लिए कोई भी मटेरियल हो, कितनी भी थिकनेस का हो, वो सभी को क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। या हम कहेंगे जो रेडिएशन है गामा रेज, वो हर एक मटेरियल को क्या कर देंगी? पार कर देंगी, और फिर जाके हमें इसलिए इमेज मिलती है। तो अल्फा बीटा रेज का हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, इसलिए सोर्स में हम गामा रेज या फिर एक्स रेज बोलते हैं। तो एक्स रेज की मशीन होती है, गामा रेज का हमारा जो सिस्टम होता है, एक आइसोटोप कैमरा होता है, उसमें हमारा सोर्स रखा होता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा आरटी का यानी कि गामा रे रेडियोग्राफी का सिस्टम होता है और एक्सरे रेडियोग्राफी का। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि एक्सरेज और गामा रेज में जो डिफरेंस होता है वो ओरिजिन का भी डिफरेंस है, क्योंकि ये हमें एक हाई वोल्टेज से मिलती है, या हम कह सकते हैं पावर सोर्स से मिलती है। और जो गामा रेज है वो हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलती है, जैसे कि इरिडियम 192 जो है वो एक हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी कहते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है। कोबाल्ट 60 है, सेलेनियम है, ये भी यूज होते हैं। दूसरा डिफरेंस होता है हमारा कि एक्सरे सॉफ्ट होते हैं और जो गामा रेज है वो हार्ड होती है, इसीलिए एक्सरेज कम हार्मफुल होती है, लेस हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। गामा रेज जो है वो मोर हार्मफुल होती है, उसके लिए हम सेफ्टी लेते हैं। अब सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो 3 पॉइंट होते हैं सेफ्टी के पर्पज से: टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग। टाइम का मतलब होता है कि कम से कम समय हमें वहां पर बिताना है जहां पर हम आरटी कर रहे हैं, हमें पार्ट लगाना है, सोर्स को सेट करना है, तभी हमें रुकना है। वहां पर ये नहीं करना है कि खड़े होकर बातें मिलानी। जो भी हमारे फ्रेंड हैं या जो कलीग हैं तो उनसे वहां पर खड़े होकर बातें मिला रहे हैं और रेडिएशन हमें लग रहा है। हम जानते हैं कि बॉडी के लिए वो रेडिएशन कैसा है? हार्मफुल है। तो कम से कम समय वहां पर हम रुकेंगे। डिस्टेंस, दूरी बनाए रखेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना रेडिएशन कम लगेगा। बाकी शील्डिंग, शील्डिंग में कवच। शील्डिंग में क्या क्या आ जाएगा? हमारा एक शील्डिंग रूम होता है जब हम एक्सपोजर देते हैं। एक्सपोजर क्या होता है? जैसे जब हम आरटी करते हैं तो हम रेडिएशन कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, तो जब हमने ऑन कर दिया, एक्सपोजर दे रहे, तो उस टाइम पे हमें शील्डिंग रूम में एक हमारा रूम होता है जिसकी मोटी दीवारें होती हैं, उसके अंदर रेडिएशन नहीं आता है, तो हमें वहां पर चले जाता है। तो वो जो शील्डिंग रूम होता है वो हमारे कवच का काम करता है, हमें रेडिएशन लगने नहीं देता। और क्या क्या चीजें कवच में आती है? जो भी हम पहने हुए, पीपी है, सेफ्टी शूज है, हेलमेट है, गॉगल्स है, हमारा मास्क है या फिर हमारे ग्लव्स हैं, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? शील्डिंग में आ जाएंगे। अगर हम इन 3 चीजों को फॉलो करते हैं तो हमें रेडिएशन ना के बराबर लगता है, जो हमारी बॉडी को इतना ज्यादा हार्म नहीं करता। समझ रहे? तीसरा हमारा डिफरेंस होता है कि जो एक्सरेज होती हैं इनकी कॉस्ट हाई होती है और जो गामा रेज होती हैं इनकी कॉस्ट क्या होती है? कम होती है। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सेंसिटिविटी की बात करें तो एक्सरेज की सेंसिटिविटी हाई होती है और गामा रेज की जो सेंसिटिविटी है वो कम होती है। इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस जो होता है, जैसे 100 mm का कोई ब्लॉक है तो 1 mm की प्रॉब्लम है तो एक्सरेज से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, गामा रेज से वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो कितना कर पाएंगे? अगर 2 mm की प्रॉब्लम है तो गामा रेज से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हाई सेंसिटिविटी होती है, इसकी हमारी लेस सेंसिटिविटी होती है अगर कंपैरिजन की बात करें। तो एक्सरेज और गामा रेज में हमें 4-5 डिफरेंस पता होना चाहिए। बाकी जो भी पीपीटी अभी खुली हुई है तो आपको लिंक उसका मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप सारी चीजें। अब जैसे ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से डिफेक्ट हम आरटी से
डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पोरोसिटी हो, स्लैग इंक्लूजन हो, ब्लो होल्स हो, या फिर हमारा लैक ऑफ फ्यूजन हो, श्रिंकेज हो, तो ये सारे हम डिफेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट इजीली कर सकते हैं। क्रैक वगैरह भी हम डिटेक्ट इजीली कर सकते हैं। और हमें इसमें एक रियल इमेज मिलती है, डिफेक्ट का हम साइज भी इसमें बता सकते हैं। यूटी के केस में डिफेक्ट का साइज हम नहीं बता सकते, इसमें हमें एक रियल इमेज मिलती है और इसको हम परमानेंट रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं। हमारे पास में रेडियोग्राफिक फिल्म जो होती है, अगर 2 साल 4 साल के बाद में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम दिखा सकते हैं कि हाँ, ये हमने टेस्टिंग की थी, उस टाइम पे कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं था। तो हम इसको परमानेंट रिकॉर्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आरटी का प्रिंसिपल क्या होता है। आरटी का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है हमारा पेनिट्रेशन एंड डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। पेनिट्रेशन एंड डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? पेनिट्रेशन का मतलब होता है पार करना। अगर ये जो रेडिएशन है, अगर इसको पार नहीं करेंगी तो हमें इमेज मिलेगी नहीं। तो पेनिट्रेशन का मतलब होता है पार करना। कैसा भी मटेरियल हो, तो हमारी जो रेज हैं, जो रेडिएशन है, वो क्या करेंगी, मटेरियल को पार करेंगी और कहाँ जाके पड़ेंगी, फिल्म में। तो ये मतलब होता है हमारा पेनिट्रेशन का। जैसे यहाँ पे रेडियोग्राफिक टेस्टिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पेनिट्रेशन। यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, तो लिख सकते हैं आप पेनिट्रेशन एंड डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। तो पेनिट्रेशन का मतलब तो हो गया पार करना। अगर हम बात करें डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन का, तो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन हो। कैसे? जैसे हमारा ये मटेरियल है, इसमें अगर कोई डिफेक्ट नहीं तो हर एक जगह पे डेंसिटी कैसी है, सेम है। अगर डेंसिटी सेम है तो एब्जॉर्प्शन भी कैसा होगा, सेम होगा। अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई इस तरीके का डिफेक्ट है, तो यहां पर डेंसिटी बदल गई तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, बदल जाएगा। अगर होल है तो इस पॉइंट से हमारी जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अलग होगा रेडिएशन का। रेडिएशन इस जगह से ज्यादा पार करेंगे और हमें जो फिल्म पे कुछ इस तरीके की क्या मिल जाएगी, डार्कनेस मिल जाएगी, अगर होल है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन का मतलब होता है पार करना। डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे यहाँ पर होल है तो उस तरीके का एब्जॉर्प्शन, यहाँ पिन होल है तो यहाँ पर पिन होल जैसा एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ क्रैक है, यहाँ कुछ ऐसा डिफेक्ट है, तो हर एक जगह पे अलग अलग क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो याद रहे कि जो प्रिंसिपल होता है वो हमारा पेनिट्रेशन एंड डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होता है। किसका? आरटी का, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग का। ठीक है, अब वो डिपेंड हमारा करता है मटेरियल की थिकनेस पे, डेंसिटी पे, और हमारे जो भी इंटरनल डिफेक्ट ने उनके ऊपर डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन कैसा हो।